जय हिंद दोस्तों। पाचन तंत्र में हमने आपको दांत के बारे में सब कुछ बता दिया था। दांत के बारे में पूरा A to Z, ऐसा कोई एक बात नहीं छूटा होगा जो जरूरी चीजें आपको न बताया है। लगभग लगभग हमने 99% आपको दांतों के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है। जितनी जरूरी बातें थी आपके एग्जाम के लिए, आपके हाई स्कूल इंटर बेसिस पे भी, और एंट्रेंस एग्जाम में यदि आप किसी एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस का एग्जाम देंगे, उसमें जितनी बात बताया है ये साइंस में उतना कंफर्म है, उससे आगे कहीं आएगा नहीं। ठीक। हम पाचन तंत्र में दांत के बाद अब शुरू करते हैं क्या, मुख गुहा है। क्या बताएं शुरू करते हैं? पहले देख लेते हैं पाचन तंत्र में मुख गुहा से जब शुरू होता है। हमने आपको थोड़ा सा ये बताया नहीं था कि शुरुआत में फिर मुख है जीवा। मुख गुहा के तीन हिस्से होते हैं इस पाचन में। पहला आपका होता है जीभ, दूसरा दांत, और तीसरा होता है लार ग्रंथि, लार ग्लैंड। ठीक। ये हमने आपको दांत के बारे में बता दिया है। दांत हमारा पहले ही खत्म हो चुका है। अब हमारा बचा है जीभ और लार ग्रंथि। ठीक। जीभ और लार ग्रंथि के बाद आगे चलेंगे तो अमाशय वगैरह मिलेगा। ठीक है। अभी जीभ के बारे में देख लेते हैं। जीभ में अर्थात जीभ नहीं, पहले देख लेते हैं लार ग्रंथियां। उसके बाद फिर जीभ का चैप्टर अलग से चलेगा। पहले लार ग्रंथि देख लेते हैं। लार ग्रंथि में देखते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड में देखते हैं दोस्त, तो स्लाइवरी ग्लैंड आपके ये तीन भागों में होते हैं। पहला भाग क्या होता है, जिसे बोलते हैं पैरोटिड। हम अंग्रेजी में बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, और हिंदी में बोलेंगे वो लिखेंगे। ठीक। पैरोटिड ग्लैंड अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं कर्णमूल। कर्णमूल। दूसरा है सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अधोहनु। अधोहनु। तीसरा होगा अंग्रेजी में सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। और हम हिंदी में बोलते हैं अधोजिहा। अधोजिहा। ठीक। ये आपकी तीन ग्रंथियां जीभ में, मुंह में पाई जाती है। लार ग्रंथि वाले में, लार ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। पैरोटिड यानी कर्णमूल, सबमेंडिबुलर यानी अधोअनु, सबलिंगुअल यानी अधोजिहा। ठीक। अब देखते हैं कर्णमूल का काम क्या होता है और इसकी स्थिति कहाँ होती है। तो कर्णमूल जो है ये कान के नीचे पाई जाती है। कान, कान के नीचे, कान के नीचे। ठीक। जबकि अधोअनु, या बोला जाए कि पैरोटिड, सॉरी, सबमेंडिबुलर, तो ये जबड़े के नीचे पाया जाता है। कहाँ? जबड़े के नीचे, जबड़े के नीचे। ठीक। और जबकि जो सब लिंगुअल है, जिसे बोलते हैं अधोजिहा, ये अधोजिहा ये जीभ के नीचे पाई जाती है। कहाँ? जीभ के नीचे। अब इसका देखो, आपको याद तो रहेगा नहीं, एग्जाम के टाइम कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो याद करने का तरीका ये है कि जो पैरोटिड होता है उसे कर्णमूल कहते हैं। ठीक। क्या होता है? कर्णमूल। अब कर्ण महाभारत में एक बड़ा युद्ध था, और कर्ण के कान में क्या था? कवच और कुंडल। कर्ण का क्या था? कान। कर्ण के कान में कवच और कुंडल। तो कर्ण कहाँ होगा? कान में। यानी पैरोटिड कहाँ होगा? कान में। ठीक। ऐसे भी याद कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं याद कर सकते हैं
तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अंग्रेजी के अनुसार पैरोटिड, पैरोटिड, पैरों में जब कोई चीज टूट जाता है तो कान में बड़ी तेज चुभन होती है। तो पैरोटिड कहाँ होता है? कान के नीचे। ठीक, दो में से एक तरीके से याद कर सकते हैं। पैरोटिड यानी पैर में जब कोई चीज चुभता है, टूटता है, तो कान के अंदर चुभता है। ठीक, तो पैरोटिड। अगर अंग्रेजी में याद करना हो तो पैरोटिड का तरीका ये हो गया, और हिंदी में याद करना हो कर्णमूल, तो महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कर्ण। अब कर्ण के कान में क्या था? कवच और कुंडल। तो कर्ण कहाँ? कान। कर्ण कहाँ? कान। कान के नीचे। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है? सब मैंडिबुलर या अधोअनु। सब मैंडिबुलर, सब मैंडी, सब मैंडिबुलर। देखते हैं इसका याद करने का तरीका क्या है। सब मैंडिबुलर यानी सब मंडी, सब मंडी कहाँ लगता है? तो सब मंडी आपके दांत के बीच जो जबड़ा पाया जाता है वहां लगता है। सब मंडी यहाँ जबड़े में, सब मंडी जबड़े में। ऐसे याद हो सकता है तो ठीक, नहीं अंग्रेजी में याद हो सकता है तो हिंदी में याद करिए। अधो हनु, अधो मतलब आधा, हनु मतलब हनी यानी शहद। अगर मुंह में शहद डालते हैं तो आधा हनी क्या, यानी कि जो हनी खाते हैं आधा हनी जबड़े में फंस जाता है। आधा हनी कहाँ फंस जाता है? जबड़े में। तो आधा अनु जबड़े में। ठीक, जबड़े के नीचे। उसके बाद अधोजिहा, अधोजिहा जो होता है वो अधोजिहा है, आप याद करने का तरीका है इसका सब मेंढी, और सब मेंढी बोला था अधोअनुक था, अब सब लिंगुअल हो जाएगा। क्या? सब लिंगुअल। सब लिंगुअल किसे कहते हैं? अधो जिहा को कहते हैं, अधो जिहा। और इसका सबसे तरीका अच्छा है याद करने का, अधो जिहा मतलब आधा जीव, अजीब वैसे ही याद रहे, अधो जिहा, अधो जिहा आधा जीव। ठीक, एकदम सरल तरीके। ठीक, अब देखते हैं तो कड़मूल कान के नीचे, अधो अनु जबड़े के नीचे, और अधो जिहा जीव के नीचे। ठीक, ये तीनों प्रकार की हमारी ग्रंथियां हो गई। अब इन ग्रंथियों में क्या क्या की चीजें होती हैं हम आपको बोलते जा रहे हैं और आप लिखते जाइएगा। ठीक, चलिए देखिए, जो कड़मूल ग्रंथियां होती है यह सांप में जहर बनाने का काम करती है, जबकि मनुष्य में खाए गए भोज्य पदार्थों को ये लार बनाने का काम करती है, ताकि उस लार के द्वारा भोजन को चिपचिपा बनाया जा सके। और उस भोजन में जो मम्स होते हैं, मम्स यानी कि भोजन एक दूसरे से जो टूट कर देखेंगे ना, ऐसे तार की नहीं बंधने लगता है। अभी कोई कुछ खाता रहे, अब बार बार चबाता रहे तो मुंह में थूक आता है, चबाते चबाते एक दूसरे से चिपकने लगता है, उसमें बड़ा बड़ा लंबा लंबा तार बनने लगता है। वो होता है मम्स नामक एक वायरस जो होता है ना, वो वायरस से प्रभावित होकर क्या होता है? गलसुहा हो जाता है। ये जो मम्स बनता है, पैरोटिड मतलब जिसे बोलते हैं गलसुहा, गाल के नीचे यहाँ निकल जाता है ना, गाल फूल जाता है, ये मम्स नामक वायरस की वजह से होता है। मम्स वायरस जब इसमें क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है कड़मूल ग्रंथि में, तो गाल फूल जाते हैं, जबड़े के नीचे या कान के नीचे देखेंगे सूज जाता है, कहते हैं गलसुहा हो गया है, दर्द करता है। ठीक, और ये कड़मूल का काम होता है छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में उपस्थित छोटे छोटे कीटाणुओं को मार करके भोजन को सुरक्षित बनाकर उसे कूच कूच के चबाते हैं, तो उसमें लार बन जाता है, और वो लार भोजन में उपस्थित छोटे छोटे कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ये कड़मूल का काम है। ठीक, अब हम देखते हैं सब मिंडी ब्लड। सब मिंडी ब्लड का काम क्या होता है? अधोहनी जिसे बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? तो जो अधोअनु होता है इसका काम होता है जबड़े में, जो जब जबड़े से भोजन को चबाते हैं, यानी कि जब एक ऊपर जबड़ा एक नीचे जबड़ा, दोनों जबड़े के बीच में जब भोजन नीचे पड़ता है तो पिसाता है, और जब भोजन पिसाता है ना, तो उस पिसाते समय जो लार ग्रंथियां उत्पन्न होती हैं जीव में, वो लार ग्रंथियां छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में चिपकाने का काम करती हैं।
क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को चिपकाने का काम करती हैं, ताकि अभी जैसे आप चावल खाएंगे तो खड़ा खा नहीं पाएंगे। देखो जैसे अभी क्या करो, 1 किलो आप चावल लो, 1 किलो चावल लो, खड़ा खड़ा रहे, देखिए उसका आकार थोड़ा कम रहेगा, लेकिन वही चावल आपके करिए पका दीजिए तो ढेर सारा हो जाएगा, 1 किलो चावल। लेकिन वही अगर आप कच्चा चावल थोड़ा सा 50 ग्राम लेके चबाएंगे तो आपके शरीर पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे, खड़ा चबाने पर पानी पियेंगे, अंदर ले लेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही अगर आप पका हुआ चावल को अगर आप खड़ा चबाने की कोशिश करते हैं तो वो पका हुआ चावल खड़ा आप नहीं चबा पाएंगे, पानी से अगर आप घटना घटकना चाहेंगे तो भी नहीं घट पाएंगे, क्योंकि वो बीच में फंसने लगता है। वही भोजन को जब दोनों जबड़ों के बीच में भोजन या चावल पड़ता है तो उसे पीस पीस के क्या कर देता है, एकदम पतले पतले छोटे छोटे नन्हे नन्हे टुकड़ों में तोड़ देता है जबड़ा। और जब टूट जाता है ना, इन्हीं को आपस में जोड़ करके क्या करता है, इन्हीं को आपस में जोड़ करके ये छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ करके लसमदार बना देता है। और ये लसमदार पदार्थ क्या करता है, आपका बन जाता है एक छोटा सा गोला। और वो ऐसा गोला बनता है कि जो आपका ग्रास नली अंदर ले जा सके। और वो लसमदार पदार्थ सबको चिपका के एक में कर देता है और धीरे धीरे वो खिसक के ग्रास नली में चला जाता है, ठीक है। इसका काम ऐसे होता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, अधोजी है। अधोजी हम देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अधोजिया में हम देखते हैं कि जो हमारा ये जीभ के नीचे पाई जाती है अधोजिया ग्रंथि, इसका काम होता है पेट में खाली जगह को उदर गुहा कहते ही है। इसका काम ये होता है, ये उत्पन्न कहाँ होता है, तो मुंह में जहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है, ये मुंह में जहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है, ये वहां तक क्या करता है, रास्ते की अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं इनको खत्म करने का काम करता है, जिससे पाचन बढ़िया से हो और रास्ते में कहीं भोजन फंसे न। इसलिए यह अधोजिया क्या करता है, ये जीभ के नीचे होता है, यह भोजन को खिसका खिसका के अंदर ले जाने का काम करता है, ताकि कोई दिक्कत भोजन को अमाशय तक जाने में ना हो। अर्थात कहें तो सीधी रूप से बात कि अधोजिया का काम ये होता है कि खाए गए भोज्य पदार्थों को जब पाचन करना शुरू होता है तो पाचन के दौरान ग्रास नली में क्या करता है, चिकनापन बनाता है, ताकि चिकने पदार्थ को चिकने होने की वजह से जो आप भोजन खाए हैं वह भोजन खिसक के कहाँ चला जाए, अमाशय में, ठीक। समझ में। आगे देखते हैं। अब हमारे ये तीनों क्या होगा, ग्रंथियां समाप्त हो गए हैं। इन तीनों ग्रंथियों के बाद थोड़ा सा कुछ जानकारी के अनुसार पढ़ लेते हैं कि आहार नल जो होता है उसको अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक। देखते हैं आगे। देखते हैं दोस्त, लाइसोजाइम मुंह में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो जीव के द्वारा बनता है। तो ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है ना, ये क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मारने का काम करता है। क्या करता है, भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मारने का काम करता है। और लिख दे रहे हैं हम, पहला क्या है एंजाइम, पहला है लाइसोजाइम, क्या है, लाइसोजाइम। दूसरा क्या है, म्यूलिन, म्यूलिन। तीसरा क्या है, डाइस्टेज, डाइस्टेज। चौथा क्या है, टाइलिन, टाइलिन। तो देखिए ये जो लाइसोजाइम होता है यह भोजन में पाए जाने वाले छोटे कीटाणुओं को मारने का काम करता है, क्या,
कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक। जबकि म्यूलिन क्या करता है? म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। उसके बाद जो डाइस्टेज और टाइलिन है, इन दोनों का एक ही काम होता है, यह मंड का पाचन करता है। मंड का पाचन, ठीक। ये मंड का पाचन करता है, साथ ही यह अधिकतम जो थूक होता है उसकी मात्रा को बनाने का भी काम करता है, ये डाइस्टेज और टाइलिन, ठीक। ये आपको पता चला इतनी सारी चीजें। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है। आप देखिए, थोड़ा सा जानकारी के तौर पे और देख लीजिए। जितने भी एंजाइम मुख से निकलेंगे, यानी कि पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, इन सभी से जो भी एंजाइम निकलते हैं मुंह से, पहला लाइसोजाइम, दूसरा म्यूलिन, तीसरा डाइस्टेज, चौथा टाइलिन, ये जितने भी एंजाइम मुंह से निकलेंगे, ये सभी कैसे होंगे एंजाइम? इनकी प्रकृति तो क्षारीय है। याद रखिएगा, मुंह से निकलने वाले सभी एंजाइम ये क्षारीय प्रकृति के होंगे। ये एंजाइम एसिडिक नहीं होगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा। और उसके बाद ये जो क्षारीय एंजाइम होते हैं, ये जो क्षारीय एंजाइम होंगे, ये क्षारीय होते हैं इसीलिए क्या करते हैं, मुंह में अवांछनीय पदार्थों को मार करके पचाने का काम करते हैं। अन्यथा अगर एसिडिक होता है तो मुंह का गलफड़ा चीर फाड़ देता है, ठीक है, इसलिए एसिडिक नहीं होता है, ठीक। आगे आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हमारी क्या है। मुंह गुहा खत्म हो गया। अब मुंह गुहा के नीचे थोड़ा सा बचा है क्या? ग्रास नली और ग्रसनी। ग्रास नली और ग्रसनी के बारे में थोड़ा सा हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं जानकारी के तौर पर। जो बताएंगे एकदम फैक्ट रहेगा, फालतू चीज नहीं बताएंगे। ग्रास नली में भोजन का क्रम जो होता है आने जाने का, यानी कि पहले नंबर तो सिर्फ जाता है भोजन पाचन के लिए, वापस आता नहीं है। और वापस जब आएगा तो बिना पूछे आ जाता है उल्टी के माध्यम से, जिससे वो मीटिंग कहते हैं, ठीक। तो ग्रास नली क्या होगा? ग्रास नली में जब भोजन क्रमानुसार है खाते रहते हैं, आप चलता रहता है, ग्रास नली से पाचन होता रहता है, तो जो ग्रास नली में भोजन मुख गुहा से ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाता है, वह धीरे धीरे गति करते हुए जाता है। एक बार की नहीं जाता कि भोजन मुख गुहा में से चबाया डायरेक्ट धक्के से गिर गया नीचे आमाशय में, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक पाइप है, सकरी पाइप है। और उस सकरी पाइप में उस सकरी पाइप में उस सकरी पाइप में क्या होता है? भोजन थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से धीरे धीरे खिसक खिसक खिंचाता है। और जब खिसक खिसक खिंचाता है तो उस क्रिया को कहते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन, ठीक। क्रमानुकुंचन, ये क्रमानुकुंचन जो है इसे कहते हैं धीरे धीरे फूलते और पचकते हुए जाना है, इसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन, ठीक। ये हो गया, ठीक। और ये जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली की लंबाई कितना होती है? ग्रास नली की लंबाई आपका 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक। ये ग्रास नली यानी 4-5 की लंबाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रास नली के बारे में जानकारी, जिसे बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक। ग्रास नली। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रास नली के बाद क्या हो जाता है?
ग्रसनी हो जाता है। ग्रसनी क्या करता है, भोजन को अंदर की ओर खींच करके ग्रासनली के माध्यम से आमाशय में भेज देता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं तो आगे हमारा क्या आता है। हमने आपको ग्रासनली बना बता दिए। और ग्रासनली के बाद देखते हैं, थोड़ा सा मैं बना के बताएंगे ताकि आपके माइंड में परमानेंट छापा रहे। सॉरी, एक मिनट, ये छोटा बन गया रहा है, बड़ा बनाए था। ठीक, ठीक, अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना बताना है। ठीक, देखिए, ये है आपका फूड पाइप। ठीक, क्या है, फूड पाइप, जिसे बोलते हैं ग्रास नली। ये फूड पाइप में ही यहाँ पर दो अलग हिस्से में बटे होते हैं। एक हिस्सा आपका दाहिने तरफ और एक हिस्सा आपका बाएं तरफ। किसका है, फेफड़े का। ठीक। अब यहीं पर एक होता है ईपीग्लोटिस वाल्व। क्या होता है, ईपीग्लोटिस वाल्व। ये बिल्कुल दरवाजे के जैसे होता है। ठीक, जैसे क्या हो, अभी कोई नई नवीली दुल्हन रहती है तो दरवाजा थोड़ा सा झाँक खोल करके हल्का सा झाँकती है। तो ऐसे ही ईपीग्लोटिस वाल्व भी है। नई नवेली दुल्हन की तरह की दरवाजा बीचों बीच में लेके खड़ी रहती है, और जब झाँकना रहता है तो हल्का सा खोल देता है इधर। जब भोजन जाना रहे तो खोल देता है इस तरफ, और जब सांस जाना रहे तो ये खोल देता है द्वार इस तरफ। ठीक। जैसे ही आप भोजन करते हैं तो इसमें दो पाइप रहती है। एक फूड पाइप के माध्यम से भोजन आ जाता है कहाँ, हमाशय में। एक वायु नली होती है, एयर पाइप होती है, जिसके माध्यम से श्वास नली में आपका श्वास चलाता है। इसीलिए ये जो एपिग्लोटिस वाल्व है ये इसी बीच में खड़ा रहता है। और जब उसको सूचना मिलता है कि भोजन आया है तो ये भोजन की तरफ का द्वार खोल देता है, और सांस जिससे जाता है उस द्वार को बंद कर देता है। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बंद करता है। क्यों पूर्ण रूप से नहीं बंद करता है, इसलिए क्योंकि पूर्ण रूप से बंद कर देगा तो आप खाना खाते समय सांस का संचार, जो आप सांस लेते हैं, हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन, उसका संचार आपके शरीर में कमी होने लगेगी। इसलिए यह सांस नली को पूरी तरीके से बंद नहीं करता, हल्का से खोल के रखता है, ताकि जो नाक है, नाक के द्वारा भी कुछ वायु इस रास्ते से प्रवेश कर जाए फेफड़े में। और कुछ भोजन खा रहे हैं तब उसके द्वारा कुछ क्या हो जाए, भोजन फेफड़े, सॉरी, वायु जो है फेफड़े में पहुंच जाए। इसीलिए जब आप भोजन करते समय कुछ चीजें आप सोचते रहते हैं, सोचते सोचते खाना खाते हैं, तो ये एपिग्लोटिस वाल्व कंफ्यूज होता है। और कंफ्यूज होने से ये क्या करता है, ना फूड पाइप का रास्ता बंद करता है और ना ही श्वास नली का रास्ता बंद करता है। अब भोजन फिर सीधे सीधे जब जाने लगता है तो कुछ भोजन के पार्ट जब आप सोचते रहते हैं तो एपिग्लोटिस वाल्व बीचों बीच खड़ा रहता है, फूड पाइप का भी जगह खुला रहता है, और साथ ही जो आपका वायु नली का पाइप रहता है उसे भी खोले छुड़ा रहता है। तो थोड़ा बहुत भोजन कहाँ पहुंच जाता है, वायु नली में। और जब वायु नली में जैसे ही पहुंचता है तो तुरंत आपका क्या हो जाता है, तेजी से झटके से छिछिन जाता है इंसान, खांसी आ जाती है, क्योंकि उसमें खाना की मात्रा थोड़ा बहुत चली जाती है, तो इसलिए वो छिछिन रहता है। और फेफड़ा सिर्फ और सिर्फ वायु मांगता है, खाना नहीं मांगता है, क्योंकि खाना हमारे में जाना चाहिए, इसलिए तेजी से छिछिन जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, और व्यक्ति तेजी से उसे खांसी छींक आ जाती है और नाक पे उसे खाना चढ़ जाता है। यही वापस क्या होगा, उसके नाक पे चला जाता है, चढ़ जाता है, फिर आँख से आंसू सूखने लगते हैं, नाक से भी कुछ निकलने लगते हैं अवांछनीय पदार्थ। तो ऐसी स्थिति में जब तक इस फेफड़े की वायु नली में थोड़ा सा भी एक चावल का टुकड़ा भी रह जाएगा, तब तक ये तेजी से
पंपिंग करके इसको धकेलता रहेगा कि नहीं फेफड़े में मत आओ। इसीलिए देखिए जो व्यक्ति सिगरेट बीड़ी गुटखा पीते खाते हैं, वो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीते खाते पीते खाते उनको खांसी आती है। जब खांसी आती है ना तो खांसी को बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको नशा चाहिए। और जब ये फेफड़े में जाता है तो फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड के माध्यम से ब्लड में ऑक्सीजन को भेज देता है और ब्लड पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। ऐसे स्थिति में जब व्यक्ति सिगरेट गुटखा बीड़ी पान सुपारी कुछ भी खाता है तो उसमें जो पाए जाने वाले निकोटीन की मात्रा और साथ में जो तंबाकू में पाए जाते हैं वो नशीली पदार्थ को क्या करता है, ये फेफड़े में ऑब्जर्व कर लेता है। खांसी आता खांसी आता है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी वो खांसता नहीं है, खांसता भी है तो बर्दाश्त कर ले जाता है, उसके फेफड़े में घुस जाएगा। और फेफड़े में जैसे घुसेगा तो फेफड़े को धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि फेफड़ा एकदम नॉर्मल एकदम शुद्ध चमड़े का रहता है, वो पेरिकार्डियम का बना हुआ होता है। और क्या होता है, ये पेरिकार्डियम की झिल्ली को काटने लगता है और काट काट के धीरे धीरे फेफड़े को नष्ट करने लगता है। और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीते पीते फेफड़े को खराब कर लेता है और उसे हो जाता है क्या, दमा या टीबी की बीमारी हो जाती है और फेफड़ा उसका खराब हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब फेफड़े में बार बार ये धुआं आता है तो इस धुएं में निकोटीन की मात्रा ब्लड में मिलती है और ब्लड के साथ क्या करता है, पंपिंग करके हृदय भेज देता है, और सॉरी फेफड़ा भेज देता है हृदय में, और हृदय भेज देता है पूरे शरीर में, और शरीर के बाद कहाँ चला जाता है, मस्तिष्क में। और जब मस्तिष्क में जाता है ये निकोटीन की मात्रा क्या करती है उस मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम को ये बहुत ही रिलैक्स महसूस कराता है, और साथ ही रिलैक्स महसूस कराने के साथ साथ मस्तिष्क को सुकून देता है और नींद आने के जैसे काम कराता है। या फिर उसे जिस प्रकार का वह नशा किया रहता है उस प्रकार का यह उसको महसूस कराता है। तो ये होता है क्या, फेफड़े में जाने वाली अवांछनीय पदार्थों के काम। इसीलिए बहुत लोगों को सुने होंगे आप क्या कि फेफड़े में पानी भर गया, फेफड़े में जो है ये चीज जम गया, फेफड़े में वो चीज हो गया, फेफड़े में ये चीज ज्यादा हो गई थी, फेफड़े में ये चीज चिपक गया। तो क्यों होता है, इसी वजह से होता है। जब व्यक्ति बर्दाश्त करते करते फेफड़े में किसी चीज को सोखने का प्रयास ज्यादा कर लेता है तो सोखते सोखते क्या करता है, सोखते सोखते क्या करता है, ये अवांछनीय पदार्थ को क्या करता है, सोख सोख करके फेफड़े को नष्ट करने लगता है। और नष्ट करते करते एक समय आता है फेफड़े को एकदम से खराब कर देता है, फिर टीबी या दमा की बीमारी हो जाती है। ठीक है, समझना है दोस्तों। अब इसके आगे चलते हैं देखते हैं इसके आगे। आपको बता दिए ये एपिग्लोटिस वाल्व की मदद से क्या होता है भोजन को क्या भोजन वाले पाइप में भेजता है और सांस को सांस वाले पाइप में भेजता है। ठीक, ये इतना समझ में है। अब इसके बाद अब फिर से मिटा के हम बताते हैं, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर से हम बना रहे हैं। देखिए, अब ये जो आपका ये अमाशय होता है, इस अमाशय के तीन हिस्से होते हैं, ये कार्डियक, ये फंडी, ये पाइलोरिक। ठीक, कार्डियक फंडी पाइलोरिक। अब ये जो कार्डियक है, इस कार्डियक में जो ग्रास नली के माध्यम से जो भोजन आएगा पहले कहाँ आएगा, कार्डियक में आएगा। और कार्डियक में क्या रिलीज होता है, HCl। और ये HCl कैसा होता है, ये HCl शरीर में स्राव होने वाले एंजाइमों में सर्वाधिक सबसे अधिक क्रियाशील एंजाइम यही होता है, HCl। क्योंकि ये किसी भी प्रकार का भोजन खाएंगे ये HCl उसे तोड़ करके पचाने का काम करता है, और ये सबसे हाई एसिडिक होता है, सबसे हाई एसिडिक होता है। ठीक है, और ये HCl जो होता है ना, ये इतना हाई ये इतना हाई एसिडिक होता है कि आप कुछ भी खाते हैं, इसीलिए देखिए चाउमीन पास्ता बर्गी मोमोज जो भी खाते हैं आप, ये सब को पचा देता है। और जिस चीज को नहीं पचा पाता है उसे खड़ा खड़ा ही बाहर निकाल भी देता है। और ऐसे समय में क्या होता है, धीरे धीरे बार बार अवांछनीय पदार्थ जब नहीं पचा पाता है बार बार खाता है तो आपका लीवर डैमेज हो जाता है इसी वजह से। ठीक, तो क्या होता है, HCl रिलीज करता है, और ये जो आपका HCl रिलीज करेगा भोजन को तोड़ करके आएगा कहाँ, फंडी में। और जब फंडी में आता है तो फंडी में एक रोजी होता है जिसे बोलते हैं रोजी। रोजी एक कांटे में संरचना आकार की होती है ऐसे। ये क्या करता है, भोजन को फंसा के रखता है,
अब फंसा के किसको रखता है? जो बड़े बड़े टुकड़े वाले भोजन होते हैं, ये रूजी में ये बड़े बड़े टुकड़े वाले भोजन फंस जाते हैं। और जो छोटे छोटे टुकड़े वाले भोजन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? आराम से चले जाते हैं इस पाइलोरिक वाले के पाइलोरिक वाले हिस्से में, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, ये पाइलोरिक वाले हिस्से में चले जाते हैं। और ये पाचन होकर के क्या हो जाता है? ये पाचन होकर के सीधा चला जाएगा छोटी हाथ। अब छोटी हाथ में जो बचा कुचा रहेगा वहां पे पाचन होगा। और छोटी हाथ के ईलियम के बाद पाचन नहीं होता है, ईलियम के बाद सीधा चला जाएगा बड़ी हाथ में। बड़ी हाथ में अब क्या होगा? ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण होगा। और शोषण के बाद जो भोजन में पदार्थ आपको विटामिन, फैट, वसा, प्रोटीन जो भी आपको चाहिए वो सब भोजन से खींच खींच के क्या करेगा? निकाल लेगा बड़ी हाथ, और उसको भेज देगा ब्लड के माध्यम से, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से शरीर में। और जो चीजें आपको जरूरत रहेगी वो आपको शरीर को मिल जाता है। ठीक। ऐसी स्थिति में ये रोजी क्या करता है? बड़े बड़े भोजन को फंसा के रख लेता है। इसीलिए जब आप ज्यादा खा लेते हैं कोई चीज जो पचता नहीं है तो आपके रोजी में फंसा रहता है, तो आप कहते हैं पेट अब खड़ा खड़ा है, अभी पाचन नहीं हुआ है, बड़ा पेट दर्द कर रहा है, अभी पेट भरा भरा लग रहा है, अभी नहीं खाएंगे हम। तो ये बोलते हैं ना, तो ये इसी वजह से, क्योंकि रोजी में खाना फंसा है तो उसका पाचन हुआ नहीं है, इसलिए आगे बढ़ नहीं रहा, तो भूख लगेगी कहाँ से? इसीलिए। और उसके बाद जो पाइलोरिक है, पाइलोरिक में भोजन आता है। ठीक। अब देखिए, ये जो आमाशय है, आमाशय के अंदर एक परत होती है ऐसे, ये जो परत होती है ये परत बहुत ही मजबूत होती है। ये चमड़े की होती है, लेकिन ये परत की नाम है म्यूकोसा। क्या है? म्यूकोसा। ये म्यूकोसा जो होती है, ये म्यूकोसा है आपके आमाशय को सड़ने, गलने और छेद होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि इतना हाई एसिडिक ये HCl होता है। अगर ये हाई एसिडिक है तो आमाशय की चमड़े तो एकदम नॉर्मल होते हैं। और अभी आप देखिए, आपके पैर पे एक बैटरी का तेजाब का पानी गिर जाए, बैटरी वाला तेजाब अगर पानी गिर जाता है तो आपके चमड़े को तुरंत एकदम फफोला बना देता है। उबलता हुआ पानी गिर जाता है, फफोला पड़ जाता है तुरंत। तो उससे भी हाई एसिडिक होता है HCl। और ये HCl अगर आपके ये अंदर वाले चमड़े को, बताइए, गला नहीं देगा। इसलिए इस हाई एसिडिक HCl से आमाशय को बचाने के लिए इसके अंदर एक म्यूकोसा की परत होती है। और ये म्यूकोसा की परत इस हाई एसिडिक HCl से नष्ट नहीं होती है, न सड़ती है, न गलती है, न फटती है, न कटती है। इसलिए इसको क्या करती है? इसकी सुरक्षा कवच है। ठीक। आमाशय की सुरक्षा कवच किसे कह सकते हैं? तो म्यूकोसा की परत को। ठीक। आज इतना ही दोस्त। अगले लेक्चर में हम आपको पुनः फिर से इसी जगह से इसी जगह से आपको फिर से बताना शुरू करेंगे HCl, रोजी, कार्डियक फंडिक पाइलोरी के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा भी क्या? लीवर। लीवर में आपका ये पित्ताशय आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? जैसे पित्तरस का इकट्ठा होता है और ये पित्तरस का स्राव करता है। ये जो लीवर है यही पे आपका पोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से ये रिलीज होता है। सब आपको बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही। और वीडियो को देखिएगा बढ़िया से, अच्छे से ध्यान देंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को अधिकतर लाइक करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, और चैनल को अधिकतर सब्सक्राइब करिए। और जो वीडियो में समझ में ना आया हो उस चीज को आप पुनः कमेंट में लिख के भेजा करिए, क्योंकि कमेंट में से कई लोग को कमेंट आते हैं दोस्त, जो लोग कहते हैं सर नहीं समझ में आया है। अब वीडियो में हम आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो बनाते हैं जिस टॉपिक पर। अब वो वीडियो में आपको क्या नहीं समझ में आया है, वो चीज का, टॉपिक का, उस चीज का आप नाम बताया करिए। और जब तक आप नाम बताएंगे नहीं तब तक हमको समझ में आएगा क्या कि हमको आपको बताना क्या है, आपको समझ में आया क्या नहीं है। तो उस चीज पे हम डायरेक्टली फोकस करके पूरा डिटेल में बताएंगे। और जब आप उस चीज का नाम लेके कमेंट नहीं करेंगे तो हमको वीडियो पूरा बनाना काफी लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज को हम विस्तार से बताने लगते हैं तो काफी लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि अगर आपको हम विस्तार से बताने लगेंगे तो आपको बोरिंग महसूस होने लगेगा। इसलिए पूरा विस्तार से न जानने की कोशिश न करें, बल्कि आप ये कोशिश करें कि आपके लिए जो जरूरी है, आपको समझ में जो नहीं है, आप उस चीज के बारे में मैसेज किया करिए कि सर, जैसे अभी मैं बताया कि HCl रिलीज होती है, मिकोसा की परत होती है। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया तो आप बोलिए सर ये मिकोसा की परत क्यों होती है, मिकोसा की परत
जो होती है, ये काहे के लिए सुरक्षा कवच है या सेल के लिए रिलीज होता है, काहे के लिए रिलीज होता है। जब आप इस तरीके से आप पूछेंगे तो हम डायरेक्टली इसी चीज़ पे फोकस करके आपको ये चीज़ बताएंगे, ताकि हमको पूरा ये शुरुआत से ना बताना पड़े कि आप पूछ लें सर नहीं समझ में आया। अब हम इसमें क्या बताएं, इसमें कार्डियक के बारे में बताएं कि फंडी के बारे में बताएं कि पार्डियोलिक के बारे में बताएं, म्यूकोसा के बारे में बताएं, रूजी के बारे में बताएं कि आपको ये रिलीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ के लिए हो रहा है, क्यों होता है, इसका काम क्या होता है। अब इसमें बहुत सारी लंबी चीजें आती आती हैं, इसलिए आप जो भी सवाल पूछा करें उसका फैक्ट जरूर बोला करें कि आपको समझ में एक्चुअल में कहाँ नहीं आया है, उस चीज को लिख के भेजा करिए। क्योंकि ऐसे दो तीन लोगों का कमेंट आया है तो हमने उनका कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अब जिस वीडियो में उन्होंने कमेंट किया आधे आधे घंटे का वो वीडियो है। अब उस आधे घंटे की वीडियो को हम विस्तार से बनाने लगेंगे तो कम से कम दो दो तीन तीन घंटा बीत जाएगा और फिर भी वो चीज़ खत्म नहीं हो पाएगा। अब वो टॉपिक का नाम बोले, जिस जगह पर उनको समझ में नहीं आया है उस जगह का नाम लेके कमेंट किया करिए, ताकि हम उसको अच्छे से आपको समझा सके। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिकतम शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को ये फ़ायदा मिले, इसके लिए जानकारी, उनको पढ़ाई में मदद मिले और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी वीडियो जल्दी जल्दी डाला करूँ। क्योंकि इस समय लाइक शेयर बड़े कम आ रहे हैं और थोड़ा मैं भी इस समय थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो वीडियो डेली टू डेली नहीं डाल पा रहा हूँ। जैसे ही विद्यालय मेरा बंद होने वाला है, बंद हो जाए तो मैं ठीक वहां से पढ़ा के छूटने के बाद यहाँ पे आऊँगा, हर दिन लगभग कोशिश करूंगा 2 वीडियो 3 वीडियो हर दिन फिर अपलोड करूंगा। और फिर जो बीच में आपको जानकारी कम मिल पाती है ना, हर दिन आपको फिर से, अभी तो ये पढ़ा रहे हैं ऐसे चल रहा है, उसके बाद जल्द ही इलेक्ट्रिक बोर्ड लेने वाला हूँ, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड ले करके फिर आपको लाइव खड़ा होकर पढ़ाऊंगा। जब लाइव के लिए सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो, नहीं तो फिर ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है, जय हिंद।